सीखने की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। आज आप जो सवाल सीखने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहना, बस एग्जाम टाइम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा। वैसे मुझे पता है आप रिजल्ट की टेंशन लेते ही नहीं, क्योंकि वो तो टीचर्स का काम है ना? चलिए कोई बात नहीं, अपने टीचर्स की टेंशन कम करने के लिए ही पढ़ लीजिए। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 जुलाई 2023 सैंपल पेपर 1। 60 मिनट्स का ये पेपर 20 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क ईच, 11 and 12 2 marks each, क्वेश्चन नंबर 13 and 14 3 marks each, 1 to 5 mark on the correct answer. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और बी कॉम्प्लीमेंट इसे कहते हैं डी मोर्गन्स लॉ। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होएगी, ये हो गई। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलरली अगर यूनियन के प्लेस पर इंटरसेक्शन हो तब ये रूल क्या बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, if a is equal to xyz, b is equal to 1 2, then number of relations from a to b, a से b कितने रिलेशंस बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखिए ये सेट है a xyz, सेट b 1 2, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b 2 raised to power number of elements in the set A into number of elements in the set B। अब A सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, और B सेट में 2, 3 2 जा 6, तो नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 raised to power 6। तो B ऑप्शन इज करेक्ट। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में, तो नंबर ऑफ फंक्शंस का क्या रूल होगा? नंबर ऑफ फंक्शंस, फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। इस साइड के हर एलिमेंट की इस साइड सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। ओके, उस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। और नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने के लिए आप एक बात बताइए, इस एक्स के पास कितनी चॉइस है? या तो ये एक्स 1 के पास जा सकता है, या फिर ये एक्स 2 के पास जा सकता है, यानी x की चॉइसेस हैं 2। सिमिलरली y की कितनी चॉइसेस हैं? 2, और z के पास भी कितनी चॉइसेस हैं? 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 रूल क्या बनेगा? 2 की पावर 3, यानी a से b नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, फॉर्मूला क्या बनेगा नंबर ऑफ फंक्शंस का? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट b, यानी NB रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। ये है नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos 75। cos 75 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमें 75 को ऐसे एंगल्स में ब्रेक करना है जिनको हम जानते हैं 10th क्लास में 0 से 90 वाली टेबल में होने चाहिए, ताकि हम उनकी वैल्यू पुट कर सकें। 75 को लिखा जा सकता है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। वैसे आप 70 + 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास उनकी वैल्यूज नहीं होती। नाउ cos A + B, cos A + B का क्या रूल होता है? देखिए cos A + B का फॉर्मूला, cos A
कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, ये रूल आप यहां अप्लाई कीजिए। कोस 45 कोस 30 माइनस साइन 45 साइन 30। अब वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, कोस 45 कितना होता है 1/√2, कोस 30 कितना होता है √3/2 माइनस साइन 45 अगेन 1/√2 और साइन 30 1/2। इसकी वैल्यू √3/2 √2 और इसकी वैल्यू 1/2 √2। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप उन्हें न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को 1 टाइम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ओके, cos 75 is equal to √3 - 1 divided by 2 √2। Now next question, the value of iota raised to power -35। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस -35 को प्लस का 35 बनाएंगे और उसके लिए हमें इसे डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। 1/iota raised to power 35। अब हमें एक बात पता है, क्या आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, इसलिए हम 4 से 35 को डिवाइड कर लेंगे। 4 8 जा 32 3। आयोटा की पावर 35 को लिखा जा सकता है 4 रेज टू पावर 8। 32 यहाँ पर कंप्लीट हो गए और जो बच गए 3 उसे आप इनटू में आयोटा की पावर 3 ऐसे लिखेंगे। आयोटा की पावर 4 1 और 1 की पावर 8 यानी 1। आयोटा की पावर 3 कितना होता है माइनस आयोटा। अब क्योंकि आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, इसलिए हम यहाँ रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड। आयोटा माइनस एज इट इज आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, जो इस माइनस को प्लस बना देगी। सो आंसर विल बी आयोटा। हेंस बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दिस। इस इनइक्वालिटी का हमें सॉल्यूशन बताना है। बिल्कुल आसान सवाल है। 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x - 3 लेस देन इक्वल टू एज इट इज 2x - 6। प्लस के नंबर लेफ्ट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाते हैं और माइनस के नंबर राइट साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाते हैं। 3x - 2x x लेस देन इक्वल टू -6 + 3 -3। अब हमें यहां से इंटरवल बनाना है। x की वैल्यू -3 से छोटी है, अगर ये -3 है और -3 भी शामिल है, इससे छोटा ऐसे। और ये कौन सा इंटरवल बनेगा? -∞। यहां से लिखिए आप -3, क्योंकि ये इक्वालिटी का साइन है इसलिए यहां से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और इन्फिनिटी की तरफ से ब्रैकेट हमेशा ओपन ही रहती है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। एक सेट है ए बी सी, एक तरफ ए है और बीच में जो सिंबल बना हुआ है वो है बिलोंग्स का। यहाँ दो बातें आप पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपके पास ये सेट है ए बी सी। ओके, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एलिमेंट्स सेट से बिलोंग करते हैं और एक सेट दूसरे सेट में हमेशा कंटेन होता है। ये साइन बिलोंग्स का होता है और ये साइन कंटेन का। ओके, ए बिलोंग्स टू ए, ये बात बिल्कुल सही है। ए एलिमेंट है, ये वाला सेट है और ये बिलोंग करता है। बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए। ओके, जब भी आप किसी एलिमेंट पर करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो सबसेट बन जाता है, बड़े सेट का सबसेट। जैसे अगर मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दी, अब ये एक सेट बन गया। ए भी एक सेट है।
सेट और सेट के बीच में कंटेनमेंट का साइन होता है, एक सेट दूसरे सेट को कंटेन करता है, अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर आप यहाँ करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो साइन किसका आना चाहिए, कंटेन का। बिलोंग का साइन कब आता है, जब एलिमेंट लेते हैं आप लेफ्ट साइड में, और कंटेन का साइन कहाँ आता है, जब आपके लेफ्ट साइड में सेट ही हो। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए, इधर ABC लिखा है और इधर A, और A पर ब्रैकेट लगा रखी है, इट मीन्स उसे एक सेट बनाया गया है, और दो सेट के बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, कंटेनमेंट का। वहां कौन सा है, बिलोंग का। इट मीन्स दिस इज फॉल्स, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, कोस 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, और 10 पाई बाय 4 1 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 -1, डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 2/4 -1, 2 से कैंसिल हो गया। 1/2 -1, हाफ में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का हाफ आएगा। राइट साइड क्या है, -हाफ। LHS आप लेकर चले, RHS आ गई है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कोसिकेंट -1410। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली बात, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनमें कोस और सीकेंट ऐसे होते हैं जिनका माइनस गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का माइनस बाहर आ जाता है, आप इस माइनस को बाहर लिख सकते हैं। ओके, अब 1410 इसे आप 360 से डिवाइड कर लीजिए। 360 4 1440, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाएगा जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, -30। ओके, वैसे जो नॉर्मल डिवीजन होती है, हम डिवाइड करते वक्त इस नंबर से छोटा नंबर यहाँ लिखते हैं, लेकिन अगर आप 363 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ बचने वाला नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, हम उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने एक स्टेप ज़्यादा ले लिया। और अब हम इस 1410 को क्या लिख सकते हैं, 360 × 4, 360 × 4, यानी 1440 में से अगर आपने 30 माइनस कर दिया, -30 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 1410। ओके, अब ये है क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ अगेन 2π। ओके, अब ये है 360 × 4, यानी 364 टाइम्स। ये हो गया 1 टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें से फिर आपको 30 माइनस करना है, यानी यहीं पर आकर रुक जाना है, ये एंगल यहाँ है। ओके, अब बताइए, जब भी आप यहाँ से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोसिकेंट, यहाँ पर सिर्फ कोस और सीकेंट प्लस के होते हैं और कोसिकेंट माइनस का होता है। एक बात और, इस लाइन के ऊपर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता। यहाँ सिर्फ 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी है, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलेगा या नहीं, दूसरी साइन प्लस का आएगा या माइनस का। क्योंकि इस लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता तो यहाँ से कोसिकेंट एज इट इज और ये 30 भी एज इट इज। अब बात आती है साइन की, साइन प्लस आएगा या माइनस।
अगर आप इस क्वाड्रेंट में हैं और यहाँ पर कोसिकेंट नहीं है तो इसलिए आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा, जो पहले वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस। कोसिकेंट 30, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोसिकेंट 30 पहले आप साइन 30 बता दीजिए 1/2 और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 2, तो आंसर विल बी 2। ओके, अंडरस्टैंड। Now next question. If 10x is equal to 3/4 then value of cos 2x, cos 2x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास वैल्यू है 10x की। बिल्कुल सिंपल सी बात है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। सिर्फ आपको 10x की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है और cos 2x की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। 1 माइनस 10 स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। एलसीएम आएगा 16, 16 माइनस 9 और यहां बनेगा 16 प्लस 9। ओके, 16 से 16 कैंसल, 16 माइनस 9 7 और प्लस 9 25, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो द इंटरवल एट विच द वैल्यू ऑफ x लाइज इज। हमें बताना है x की वैल्यू कौन से इंटरवल में लाई करती है। देखिए -3 है, यहाँ पर डार्क पोर्शन है, इधर आप कहाँ तक जाएंगे, -∞। -3 के ऊपर जो ये सर्कल बना हुआ है ये सर्कल फिल है, फिल का मतलब -3 शामिल है, और जब -3 शामिल होता है तो ब्रैकेट कैसी आती है, क्लोज। कहाँ तक उधर जाएंगे आप, -∞, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है, तो इंटरवल जो है वो ये बन जाएगा -∞, -3 क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है। ओके, इस साइड क्लोज इंटरवल है। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ। हमें इसके सारे सबसेट्स बनाने हैं और बड़ा ही आसान काम होता है सबसेट बनाना। सबसे पहले आपको लिखना होता है 5, उसके बाद -2 0 -2 -2, शायद यहाँ +2 होना चाहिए, -2 भी नहीं हो सकता क्योंकि सेट के अंदर आप एलिमेंट्स को रिपीट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वो माना तो -2 ही जाएगा। ओके, चलिए -2 0 2 हमें इसके सबसेट्स बनाने हैं। पहला हो गया 5, देन -2, देन 0, ओके, देन 2। सिंगलटन सेट, एक एक के बाद अब आप दो दो एलिमेंट्स को लिखेंगे, -2 और 0, 0 और 2, -2 और 2। दो पेयर के बाद अब आपको 3 एलिमेंट्स लेने हैं, यानी ये कंप्लीट सेट आ जाएगा -2 0 2। और जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये आपको 8 मिलेंगे। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे सबसेट्स बनाने के बाद ही ये पता लगा सकते हैं कि कितने सबसेट बनेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपको ये पता लगाना हो किसी सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे तो 2⁻⁴ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, यानी 2⁻3। 2⁻3 मतलब 8 सेट्स आपके सामने हैं, सबसेट्स। अगर आप इन सबसेट्स को स्टार्टिंग और लास्ट में एक एक करली ब्रैकेट और लगा देते हैं देन ये पावर सेट भी बन जाएगा। ओके, तब इसका नाम चेंज हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए, अगर इस सेट का नाम है ए। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3 आयोटा। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है?
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसको आप गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए। जैसे 4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/4, दोनों कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1। ओके, यानी आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। ये z है √5 + 3 आयोटा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा 1/z, 1/√5 + 3 आयोटा। अब अगर ये सवाल इतना आसान होता तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 12 यानी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं होता कि आपको सिर्फ इसे बस ऐसे लिखना है और आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अगेन आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं पुट किया जाता है, इसलिए आपको यहाँ रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। √5 - 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा, न्यूमरेटर में √5 - 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b वाला रूल आप लगाएंगे, a² - b²। ओके, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। न्यूमरेटर एज इट इज √5 - 3 आयोटा, ये स्क्वायर इस अंडर को कैंसिल कर देगा यानी 5 और 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जो इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगी। एंड 9 + 5 14, √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। ओके, ये आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √5/14 - 3/14 आयोटा, which is required answer. Now next question, write domain and range of this function. हमें इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज बतानी है। अब बताइए डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये चीजें क्या होती हैं। इस साइड डोमेन होती है, यहाँ पर कोडोमेन होती है, और रेंज हर एलिमेंट आंसर नहीं होता, कभी कभी किसी क्वेश्चन में कुछ एलिमेंट बाहर रह जाते हैं। सिर्फ जो आंसर्स होते हैं अगर आप उसका एक सेट बना लें तो उसे रेंज कहा जाता है। ये बातें हमें डोमेन और रेंज इस फंक्शन के लिए बतानी है। f(x) इज इक्वल टू √9 - x²। बताइए फंक्शन कब डिफाइंड होगा। f(x) इज डिफाइंड इफ रिलेशन और फंक्शन ये सारा काम रियल नंबर्स पर चलता है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब आते हैं, जब अंडर के अंदर माइनस आ जाए। ये अंडर वाली टर्म है, ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेस होगी तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। f(x) इज इक्वल टू फंक्शन इज डिफाइंड इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर, और रूल अप्लाई कीजिए a² - b² का, 3 - x, 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यानी अगर आप इस लाइन में आके माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x इधर और ये 3 इधर, या आप यूं कह सकते हैं यहां से माइनस को कॉमन लिख लीजिए। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x - 3, x + 3 एज इट इज, और ये जो साइन है ये साइन भी चेंज हो जाएगा। कब, जब ये माइनस दूसरी साइड जाएगा। अभी आपने सिर्फ यहाँ से माइनस को कॉमन लिखा है, ये माइनस 0 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा तो ये स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0। ओके, सिंपल सी बात है। आप देखिए अगर कभी भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा है और आपको यहाँ ये वाला माइनस उधर ले जाना है तो x लेस देन -3 हो जाएगा। इनइक्वालिटी की यही खास बात है, जब भी माइनस इधर से उधर होगा मल्टीप्लाई में तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि x बिलोंग करता है -3 से 3
और क्योंकि यहाँ पर इक्वेलिटी का भी साइन है तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन में ये नंबर खुद भी शामिल होंगे, -3 से 3। ये आ गई इस फंक्शन की डोमेन, -3 to 3 का क्लोज्ड इंटरवल। अब रेंज के लिए रेंज फाइंड करने के लिए गिवन स्टेटमेंट को y के इक्वल लिखा जाता है सबसे पहले। वैसे भी fx और y एक ही बात होती है, क्यों, यहां पर x है, f अप्लाई हुआ, यहां आकर ये fx बन गया। ओके, इधर x बोलते हैं, इधर y, a और b भी बोल सकते हैं। मतलब इधर वाले एलिमेंट्स को अगर आप y से रिप्रेजेंट करेंगे तो fx और y की वैल्यू सेम होती है। अब y में सबसे पहली बात तो ये कि y का आंसर कभी भी माइनस का नहीं आएगा। क्यों, x को आप माइनस की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उसका स्क्वायर प्लस ही होगा, 9 में से आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंडर रूट करेंगे। y का आंसर माइनस कब आता, जब माइनस ऑटोमेटिक स्टेटमेंट में यहां होता, जो कि नहीं है। ओके, अब y will have रियल वैल्यूज, y की रियल वैल्यूज कब होंगी, इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर y की रियल वैल्यूज कैलकुलेट करने से पहले आपको एक बार यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ओके, बोथ साइड्स आप स्क्वेयर कीजिए, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इस तरफ और ये इस तरफ, यानी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वेयर। एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 माइनस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट। अब अगेन फिर से वही बात है, क्या एक्स की रियल वैल्यूज, क्योंकि एक्स और वाई ये सारा काम रियल पर चल रहा है और ये क्वेश्चन अंडर रूट का है, अंडर रूट वाली टर्म को 0 या 0 से बड़ा होना ही पड़ेगा फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। 9 माइनस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस के नंबर उधर जाकर प्लस में, ऐसे के रूट लेंगे आप, ये y और 9 का क्या बन जाएगा 3। वैसे तो जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस के 2 आंसर आते हैं, लेकिन क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा। इसी लाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, y लेस देन इक्वल टू 3 और y नेगेटिव भी नहीं है। ओके, अब 3 से छोटा नंबर है और नेगेटिव भी नहीं जाना, तो फिर रेंज क्या हो जाएगी, 0 माइनस 0 से 3, माइनस तो है ही नहीं, ये रेंज। ओके, ये इस क्वेश्चन की रेंज आ गई, 0 से 3 क्लोज इंटरवल। इस क्वेश्चन का आंसर 0 भी आ सकता है अगर किसी ने x की वैल्यू 3 ले ली, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0। ओके, डोमेन क्या आई थी, -3 से 3 का क्लोज इंटरवल, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, solve this, show that the graph of the solutions on number line। यहाँ इसे सोल्व करना है, यहाँ इक्वल के प्लेस पर या तो लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर इक्वल लिखा गया है, हम इसे लेस देन इक्वल टू बना देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 4, आप एलसीएम लिखेंगे, x प्लस 1, 4 1 जा 4, 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू x, 1 माइनस 4 की वैल्यू -3 बाई 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 से मल्टीप्लाई 2x माइनस 6, प्लस वाले नंबर इधर आकर माइनस में और माइनस वाले नंबर उधर जाकर प्लस में, 12 माइनस 2 10,
16 माइनस 6 10, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और 10/10 की क्या वैल्यू हो जाएगी, x लेस देन इक्वल टू 1। शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस। जो ये सॉल्यूशंस आ गए, हमें इसे नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसे आप नंबर लाइन बनाइए, 1 लिखिए, क्योंकि यहाँ इक्वेलिटी है, तो जो आप यहाँ इस पर सर्कल बनाएंगे उस सर्कल को फिल कर दीजिए। और 1 से छोटे नंबर, यानी इस लाइन को डार्क कर दीजिए ऐसे। ये इस के सॉल्यूशंस का ग्राफ नंबर लाइन पर आ गया। अंडरस्टैंड। और इसी के साथ आपने ये पहला सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इन वीडियोस को लगा सकते हैं, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हें शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।